Good evening and welcome you all. My name is Radhesham Bairagi. Let us start World History Part 12. Till yesterday we have enjoyed the World History Part 11 and close the French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति की का जो कल अपन ने अंत किया था नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में। और निश्चित तौर पे वास्तविकता में देखे जाए तो वो फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन थी नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के बाद वो मतलब लगभग खत्म हो गई थी और अपनी कहानी भी कल वहाँ पे खत्म हो गई थी। आज अपन औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, और किस प्रकार इंडस्ट्री ने अपने पैर पसारे और आज इंडस्ट्री जो है पूरा माहौल चेंज कर दिया। पूरे वर्ल्ड का जो है इतना टेक्निकल डेवलपमेंट हो गया कि आप मतलब अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो एनीवे अपन टू द पॉइंट पढ़ते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई, उसके कारण क्या क्या थे आइए अपन उन पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले अपन चर्चा करते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। आज अपन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, कल औद्योगिक क्रांति के परिणाम और प्रभावों को देखेंगे, फिर परसों औद्योगिक क्रांति का प्रसार किस प्रकार हुआ वो सारी चीजें जो है अपन देखेंगे। साथ ही मैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स को कहना चाहता हूं कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट भर लीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर आप जितना तीर को आप खींचोगे उतना ही तीर आपका लंबा जाएगा। द साइन ऑफ एक्सक्वाकू और अमित त्रिपाठी जी कहते हैं अपनी बुक में, और जाहिर सी बात है जब द वायु इस इक्ष्वाकु के वंशज नामक उनका जो नॉवेल है उसमें ये बात कही गई है और ये सही भी है। अगर आपको आईएएस बनना तो एक नए विजन के साथ जाना होगा, एक नए गोल के साथ जाना होगा, जुनून साहस के साथ जाना होगा। और ये जुनून साहस जिस प्रकार आपकी तैयारी में दिखता है, ठीक है, और इसी दिखावट को जब यूपीएससी का पैनल एनालाइज करके आपको रिक्रूट करता है तो वो आपसे उम्मीद करता है कि यही साहस अंत तक बना रहे। तो एनीवे समय के साथ में वो आता रहेगा, हालांकि आपको सबसे पहले इनिशिएटिव आपको खुद को करना है, समय फिर बाद में देगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से आशय उन वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकी अनुसंधानों एवं उनके अनुप्रयोगों से हैं जिनके फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में परंपरागत उद्योगों के स्थान पर नए और विशाल उद्योगों की स्थापना। क्रांति का मतलब क्या है? क्रांति का मतलब है कि कुछ नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए और तकनीकी अनुसंधान हुए और फिर उन पे प्रयोग हुए। उनका किस तरह मानव हित में उपयोग किया जा सकता है, किस तरह उनके उपयोग से हम बेहतर प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं। ये 18वीं सदी की बात है और उसके उत्तरार्ध में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शताब्दी के इंग्लैंड में परंपरागत उद्योग जो थे उनका स्थान इन्होंने ले लिया और इस प्रकार इन नए विशाल उद्योगों की स्थापना से जो है एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई, जिससे उत्पादन की गति तीव्र हो गई। बेहतर उत्पादन के परिणाम स्वरूप तत्कालीन औद्योगिक परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ठीक है, फिर 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक इंग्लैंड में लघु और कुटीर उद्योग धंधों की ही प्रमुखता थी, जाहिर सी बात है। परंतु नए नए यांत्रिक अनुसंधानों के फलस्वरूप संगठित एवं विशाल कारखाना पद्धति का विकास हो गया, जिससे मशीनों द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। इस बदले परिवेश में पूंजीवादी विचारधारा सामने आ गई और देश के संपूर्ण औद्योगिक जगत पर पूंजीपतियों का निर्णायक नियंत्रण स्थापित हो गया। इस तरह कुटीर उद्योगों के स्थान पर कारखाना प्रणाली तथा दस्तकारी के स्थान पर मशीन युग की शुरुआत ही औद्योगिक क्रांति है। कुटीर उद्योगों के स्थान पर कारखाना प्रणाली होगी, दस्तकारी के स्थान पर मशीन युग की शुरुआत होगी। इसी को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं आसान भाषा में। साथ ही इस क्रांति ने वृहद पैमाने पर पूंजीवाद के विकास को बढ़ाया है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग के स्तर में भी बदलाव किया, जनसंख्या में भी बढ़ोतरी की है,
हस्तांतरण एवं नव साम्राज्यवाद को भी इसने प्रगति दी है। नई सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं भी पैदा की। जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा तो उसमें समस्याएं भी उत्पन्न होगी। आइए अपन देख लेते हैं सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण क्या। सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारणों में 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी उद्योग धंधे एवं व्यापार इंग्लैंड की अपेक्षा उन्नत अवस्था में थे। 18वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ। जो फ्रांसीसी उद्योग धंधे और व्यापार थे वो इंग्लैंड की अपेक्षा उन्नत अवस्था में थे। जनसंख्या के मामले में फ्रांस की जनसंख्या इंग्लैंड से लगभग तिगुनी थी, ठीक है। और खनिज संसाधन, मशीनी शक्ति एवं कच्चा माल भी फ्रांस में अपेक्षाकृत अधिक था। फिर भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। आपको मालूम जनसंख्या 3 गुना है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास है फ्रांस के पास में, और कच्चा माल भी जो है सबसे ज्यादा, मशीनी शक्ति, खनिज संसाधन भी फ्रांस के पास। फिर भी जो क्रांति हुई वो इंग्लैंड से क्यों शुरू हुई, ये बहुत ही तथ्यपूर्ण प्रश्न है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए और इवन आम जनमानस के लिए भी संवाद में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसमें से जो पहला कारण है वो है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति ने औद्योगिक क्रांति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इंग्लैंड के चारों ओर अनेक बंदरगाहों का विकास हो गया। याद रखना इन बिंदुओं को, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यापारिक आवागमन में सुविधा तथा परिवहन की सस्ती एवं अच्छी सुविधाओं जैसे निर्णायक कारणों से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार होने लगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कपड़ों के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु, शक्ति साधन के रूप में कोयला, धातु के रूप में लोहा और आवागमन हेतु नदियों की उपस्थिति ने औद्योगिक क्रांति हेतु प्रेरक तत्व का काम किया, एक्सेलरेटर का काम किया। वहीं कोयले की बात, दूसरे बिंदु की बात करें तो कोयला तथा लोहे के उत्पादन में वृद्धि। इंग्लैंड में कोयला एवं लोहे के प्रचुर भंडार के बावजूद भी उनका कोई विशेष महत्व नहीं था जब तक उसके उत्पादन में वृद्धि न हो। इससे ईंधन के रूप में तथा मशीन निर्माण में इसका यथेष्ट उपयोग हो सके। हालांकि इंग्लैंड में 1700 ईस्वी तक कोयले उत्पादन के प्रारंभिक प्रयास आरंभ हो चुके थे, किंतु बड़ी समस्या ये थी कि अधिक गहराई में कोयला खुदाई के क्रम में पानी निकल जाता था। अतः किसी ऐसी युक्ति की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिससे इस पानी को खदानों से निकाला जा सके और कोयले का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस संबंध में जेम्स वाट एवं मैथ्यू बोल्टन, नाम याद रखना, जेम्स वाट और मैथ्यू बोल्टन के प्रयासों से वाष्प इंजन का विकास हुआ और इंग्लैंड में कोयला उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यद्यपि इंग्लैंड में लोहे की कमी नहीं थी, परंतु उसके उपयोग हेतु उसे गलाने की जरूरत पड़ती थी। तत्कालीन पद्धति के अनुसार लकड़ी की सहायता से लोहे को गलाकर उपयोग किया जाता था। यह प्रणाली काफी धीमी और खर्चीली भी थी। हालांकि डार्बी द्वारा विकसित लोहे को गलाने की कोयला पद्धति ने काफी हद तक इस समस्या का समाधान कर दिया, परंतु इस तरीके से गलाए गए लोहे में शुद्धता का अभाव था और अंततः हेनरी कोर्ट द्वारा कोक कोयले का उपयोग कर कच्चे लोहे की अशुद्धियां दूर करने एवं शुद्ध लोहे के उत्पादन में सफलता प्राप्त की। इस पद्धति से इंग्लैंड में लोह उद्योग की पर्याप्त प्रगति संभव हो पाई। तो नाम याद रखना, जेम्स वाट और मैथ्यू बोल्टन, डार्बी और उसके अलावा जो सबसे हेनरी कोर्ट, ये नाम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण नाम। जो नेक्स्ट कारण रहा है कृषि क्रांति का प्रभाव रहा। औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने में इंग्लैंड में होने वाली तीव्र कृषि क्रांति का भी योगदान कम नहीं था। बढ़ती हुई जनसंख्या तो कृषि उत्पादन में वृद्धि समय की मांग थी। अतः इंग्लैंड में नई कृषि विधि जैसे चकबंदी व्यवस्था, जिसको बाड़ा आंदोलन कहते हैं, का विकास हुआ। इसके तहत जमींदारों के अधीन बड़े बड़े कृषि फार्म स्थापित हुए। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि इन जमींदारों का कृषिगत आय में होने वाली वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में निवेशित की जाने लगी। साथ ही इंग्लैंड में कृषि कार्यों में आधुनिक कृषि यंत्रों के व्यापक प्रयोग से कृषिगत मजदूरों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई और परिणाम स्वरूप बेरोजगार हुए कृषक मजदूर बड़े बड़े कारखाना प्रणाली हेतु सस्ते श्रमिक का बेहतर विकल्प साबित हुए और इस रूप में वहां औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। वहीं जनसंख्या में वृद्धि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड की जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि ने भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया।
जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। पांचवा जो कारण है पूंजी की उपलब्धता। औद्योगिक विकास हेतु पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता एक अनिवार्य कारक है। इस समय इंग्लैंड में विदेशों से अधिकाधिक मात्रा में धन का आगमन हुआ। इस संबंध में दास व्यापार, सामुद्रिक लूटमार, अमेरिका तथा भारतीय लूट से लाए गए धन का निवेश बड़े बड़े कारखानों को स्थापित करने में किया गया। व्यापारिक बैंकों के द्वारा भी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने हेतु व्यापक ऋण की मात्रा उपलब्ध करवाई गई और फिर विभिन्न देशों के व्यवसायियों द्वारा अर्जित धन का निवेश भूमि खरीदने तथा उसे विकसित करने में किया गया। परंतु इंग्लैंड में यह उद्योगों की स्थापना व इसके विस्तार पर ज्यादा केंद्रित, तो ये भी एक कारण है। फिर जो छठा कारण है औपनिवेशिक विस्तार। विभिन्न यूरोपीय देशों का द्वारा व्यापार वृद्धि के क्रम में उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इंग्लैंड इस मामले में अग्रणी रहा कि विश्व के प्रत्येक कोने में उसके उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों में उपलब्ध कच्चे माल का प्रवाह इंग्लैंड की ओर तथा इंग्लैंड स्थित उद्योगों में निर्मित माल का प्रवाह एक बाजार के रूप में इन उपनिवेशों में होता था और उसके परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता रहा। सातवां जो कारण है मजबूत सामुद्रिक शक्ति। सामुद्रिक शक्ति यानी समुद्र की जो शक्ति है की दृष्टि से इंग्लैंड एक अग्रणी यूरोपीय देश का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। युद्ध की स्थिति में इंग्लैंड अपने सुदृढ़ एवं विशाल जल सेना के आधार पर अपने व्यापार को प्रभावी रूप से संचालित करने में सक्षम था। अन्य देशों के पास तुलनात्मक रूप से मजबूत सामुद्रिक शक्ति नहीं थी। यही वह निर्णायक कारक था जिसने बल पर इंग्लैंड एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में भी सफल रहा। और जो आठवां कारण है अनुकूल राजनीतिक वातावरण का है। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र मजबूती के साथ स्थापित हुआ था तथा जनता को उन्मुक्त वातावरण एवं अधिकार प्राप्त थे। राजनीतिक उथल पुथल के स्थान पर यहाँ राजनीतिक स्थायित्व था जिसने व्यापारिक गतिविधियों को गति प्रदान की। और उसके बाद में बात करें तो यांत्रिक आविष्कार की। इस समय इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्रों में हुई वैज्ञानिक प्रगति एवं यांत्रिक आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को नई दिशा प्रदान की तथा उसे विश्वव्यापी स्वरूप भी जो है प्रदान किया। जॉन के नामक प्रसिद्ध अंग्रेज ने 1733 ईस्वी में कपड़ा बुनने के लिए फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार किया, जॉन के, जिसकी सहायता से कम समय में अधिकाधिक कपड़ों की बुनाई संभव हो पाई। इस आविष्कार के परिणाम स्वरूप काते गए सूत की मांग में तीव्रगामी वृद्धि हुई, जिससे इस क्षेत्र में नए आविष्कार की आवश्यकता महसूस की गई। इसकी पूर्ति जेम्स हारगिब्स द्वारा स्पिनिंग जेनी नामक मशीन के आविष्कार से संभव हो पाई। किसने की थी? जेम्स हारगिब्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी नामक मशीन के आविष्कार से संभव हो पाई। इस मशीन की सहायता से 8 गुना अधिक सूत उतने ही परिश्रम से काता जा सकता था जितना कि अभी तक प्रचलित पद्धति में काता जाता है। रिचर्ड आर्कराइट द्वारा वाटर फ्रेम नामक मशीन की सहायता से सूत काटने की और भी उन्नत तकनीकी विकसित की गई। इस मशीन को चलाने हेतु जल ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। इस दिशा में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा आविष्कार स्पिनिंग म्यूल एवं एडवर्ड कार्टराइट द्वारा आविष्कृत पावर लूम नामक मशीन की सहायता से वस्त्र उद्योग में सूती कताई और बुनाई कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया और इस परिवर्तन ने इंग्लैंड में औद्योगिकरण को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। सूती वस्त्र उद्योग की व्यापक उन्नति के परिणाम स्वरूप रंगाई की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विभिन्न रसायन उद्योग भी विकसित हुए। इस संबंध में सीले द्वारा एक महत्वपूर्ण रसायन क्लोरीन की खोज की गई, जिसके माध्यम से कम समय में ही सूत की रंगाई का काम संभव हो पाया। जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके माध्यम से उद्योगों हेतु कम खर्चे पर ही सुरक्षित ईंधन की पूर्ति संभव हो सकी। इस आविष्कार ने औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। कच्चे माल को औद्योगिक स्थलों पर पहुंचाना एवं उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाना परंपरागत परिवहन व्यवस्था से संभव नहीं हो पा रहा था, अतः आवश्यकता आविष्कार की जननी कही जाती है। परिवहन के वैसे नवीन साधन को तीव्रगामी एवं सुदृढ़ की आवश्यकता महसूस की गई। इन आवश्यकताओं के तहत कंकड़, पत्थर, तारकोल के मिश्रण से सड़क निर्माण की नवीन पद्धतियों का आविष्कार हुआ। सड़क मार्ग के साथ साथ आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु नहरों की विशाल श्रृंखला का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और इंग्लैंड के लंदन, मैनचेस्टर आदि औद्योगिक नगर इन नहरों द्वारा एक दूसरे से जुड़ गए।
परिवहन साधनों के रूप में वाष्प चालित इंजन का विशिष्ट महत्व रहा। इसके उपयोग से स्टीमर्स एवं जहाजों की गति में तीव्रता आई। भाप इंजनों द्वारा लोहे की पटरियों पर रेलगाड़ियों को सफल संचालन भी सराहनीय रहा। इन सभी यांत्रिक आविष्कारों से परिवहन क्षेत्र में क्रांति आ गई, जिसने औद्योगिकरण को जो है प्रोत्साहन दिया। औद्योगिकरण को पर्याप्त प्रोत्साहन देने में अत्याधुनिक संचार माध्यम संबंधी आविष्कार भी विशेष महत्व रखते हैं। टेलीफोन एवं टेलीग्राम के आविष्कार ने संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। इस दिशा में इंग्लैंड एवं फ्रांस के समुद्र तटों के मध्य टेलीग्राफ के तार सफलतापूर्वक बिछाए गए तथा अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफ लाइन बिछाकर संसार के लगभग सभी देशों के बीच संपर्क सूत्र कायम कर दिया। ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे। तत्कालीन संदर्भ में हम देखें तो उस समय किसी अन्य यूरोपीय देश में ये सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं। जैसे कुछ देशों में पूंजी पर्याप्त न थी, कई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, तो कई राजनीतिक प्रशासनिक पद्धतियां अनुकूल नहीं थी। भारत गुलाम था। इसका लाभ इंग्लैंड को मिला तो यूरोपीय देशों में समय भूमि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, जहाँ राजनीतिक शासन पद्धति पिछड़ी हुई थी। जर्मनी और इटली जैसे देश को संगठित भी नहीं थे उस समय, वो क्या प्रगति की। हम कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों ने विभिन्न यूरोपीय देशों के बीच इंग्लैंड को विशिष्ट स्थिति में ला खड़ा किया। इस रूप में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का अगुवा बना। औद्योगिक क्रांति के संबंध में इंग्लैंड अन्य देशों के साथ पथ प्रदर्शक भी बना, क्योंकि इंग्लैंड में यह परिवर्तन किसी दूसरे देश की सहायता के बिना हुआ था। इसी आधार पर इंग्लैंड को विश्व की उद्योगशाला कहा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की उद्योगशाला क्यों कहा जाता है। एक तो स्वयं किया, सर्वप्रथम किया और फिर पूरे विश्व को करवाया। तो ये आज औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड की क्रांति के मुख्य कारणों की चर्चा की अपन ने। कल अपन विस्तार से और मनोरम ढंग से औद्योगिक क्रांति के परिणाम और प्रभाव, इफेक्ट्स और रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी रात्रि शुभ। हैव अ नाइस डे।